नमस्कार बच्चों। मैं आपका विशाल भाटी स्वागत करता हूँ O2N डिजिटल एजुकेशन में। और आज मैं दोबारा से लेक्चर 2 लेके आया हूँ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का, जो कि IIT और नीट या फिर हमारे CBSE बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने जो लास्ट क्लास में देखा वो देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली 7 तरीके की होती है, जैसे कि करंट। पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट, करंट एंड इंटेंसिटी। तो बेसिकली ये 7 क्वांटिटीज होती हैं जिसपे हम कोई भी किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं ऑन दी यूनिवर्स, ऑन दी अर्थ। इसके बाद जो भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी किस में काउंट होंगी? ड्राइव्ड क्वांटिटीज में काउंट होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं एरिया, तो एरिया बेसिकली क्या होता है? किसी भी एरिया की बात करूं, एक रेक्टेंगल के एरिया की बात करता हूं मैं, तो उसमें दो क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि एरिया की बात करूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें क्या है, लेंथ भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की, और बेस भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो कि लेंथ को ही डिनोट कर रही है। तो इस टाइम दो क्वांटिटीज आपस में कंबाइन हो रही है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट। तो इन ड्राइव यूनिट से ही हम देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं। बेसिकली हमने सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी, उनके सिंबल्स देखे। अब जो स्टार्ट होने जा रहा है इसको बोलेंगे हम ड्राइव यूनिट्स। इनसे एक नई चीज अराइज हुई है, उसको बोलते हैं हम डायमेंशन। डायमेंशंस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ड्राइव यूनिट में जितनी एक्सपोनेंट में जितनी नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी रिपीट हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं उसके डायमेंशन। ये रिप्रेजेंटेशन करती है कि कोई भी बेसिक क्वांटिटी कितनी बार उस ड्राइव यूनिट में रिपीट हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और देखते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से बिल्कुल अलग होती है, जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट यूनिट्स। बेसिकली हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, मास को, या फिर टाइम को, या इंटेंसिटी को, या फिर टेम्परेचर को। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो इसमें हम मेजर करते हैं बेसिकली एंगल्स को। एंगल्स की बात करें तो एंगल्स दो तरीके के होते हैं, एक होते प्लेन एंगल्स, एक होते हैं सॉलिड एंगल्स। प्लेन एंगल की बात करूं तो बेसिकली कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसमें उसके सेंटर से जो भी एक स्पेस बनता है, जो भी दो रेडियस एक स्पेस क्रिएट करती है, उसी को बोलते हैं हम एंगल, जिसको हम डिनोट कर देंगे थीटा। थीटा बेसिकली होता क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, पर इसको हम किस यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे उसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। प्लेन एंगल को जो हम डिनोट करते हैं यूनिट में, उसको बोलते हैं हम रेडियन। और सॉलिड एंगल की बात करूं तो ये होता है 3D एंगल। अगर मैं एक एग्जांपल दूं वाटरमेलन का, तो उसमें बेसिकली हम इस तरीके से कट करते हैं। अगर मैं इसको बाहर निकाल के इस पीस को देखूं तो इसमें कुछ इस तरीके के एंगल्स क्रिएट होते हैं। इन एंगल्स को ही हम क्या बोलते हैं कि ये है सॉलिड एंगल्स। अब सॉलिड एंगल हमने देखा कि प्लेन एंगल को हम यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? रेडियन के। तो सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए यूनिट बनाइए स्टेट रेडियन। तो ये दो यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब आते हैं जो हमारा असली टॉपिक है, वो है हमारा डायमेंशंस।
तो डायमेंशंस का जैसे मैंने अभी जिक्र किया है कि डायमेंशंस क्या है, किसी भी ड्राइव यूनिट में कितनी, जो भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बेसिक यूनिट्स है, वो कितनी बार रिपीट हो रही है, कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपली फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सिंपली मास की अगर बात करूं तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है केजी, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये एक क्या है, ये है ड्राइव यूनिट। तो बेसिकली पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इस ड्राइव यूनिट की क्वांटिटीज या कौन कौन सी इसमें बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हो रखी है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया हमारी लेंथ, ये आ गया हमारा टाइम। तो इसके लिए रिप्रेजेंट कर देंगे हम मीटर, टाइम के लिए रिप्रेजेंट कर देंगे सेकंड का स्क्वायर। तो जो फोर्स की यूनिट बनी ड्राइव यूनिट, उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर केजी एम एस की पावर -2। ये आ गई ड्राइव यूनिट ऑफ फोर्स। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं इस फोर्स की ही, तो इसमें मुझे पता है केजी मास को रिप्रेजेंट कर रही है, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा फोर्स का, मास के लिए मैं यूज कर लूंगा m, क्योंकि मास जो है एक बार रिपीट है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। मीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ को, तो L1। फिर बात करते हैं हम सेकंड, सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। टाइम की अगर बात करूं तो यहाँ पे 2 पावर है इसकी, वो भी माइनस में, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे -2। इसको हम दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर देंगे, तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, ये होगी डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और आगे की अगर बात करूं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कुछ और, जैसे एक्सेलरेशन का देख लिया हमने, एक्सेलरेशन देखते हैं मोमेंटम और वेलोसिटी, वर्क, वॉल्यूम, डेंसिटी, पहले तो हम देखेंगे इनके फॉर्मूलेज होते क्या है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम अभी देखा था, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। मोमेंटम की बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वर्क की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली क्यूब की बात करते तो ए इंटू ए, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है L, T क्या है टाइम, तो रिप्रेजेंटेशन होगी L अपॉन टी स्क्वायर, जिसको हम लिख देंगे LT -2। ये हो गया। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका बन गया, हमारा एक्सेलरेशन का बन गया। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम में हमें दिख रहा है मास तो एक फंडामेंटल है, पर v क्या है, वेलोसिटी एक ड्राइव यूनिट है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे m इंटू एक्स अपॉन टी। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई m x के लिए L और t के लिए -1। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया LT -1। फिर बात करते हैं वर्क की। वर्क में होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मास के लिए तो m, ए की बात करें तो ए के लिए होता है एक्स अपॉन टी स्क्वायर और एक्स, तो ये बन जाता है हमारा m एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो बनेगा m L की पावर 2 T की पावर -2। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क या वर्क डन। वॉल्यूम की बात करूं तो ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ और ये भी एक लेंथ,
तो लेंथ को हमने कितनी बार रिपीट कर दिया है, 3 बार रिपीट कर दिया, तो ये आ गया इसका L की पावर 3 वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला। डेंसिटी की बात करूं तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास का डायमेंशन होता है m। वॉल्यूम की बात करूं तो L की पावर 3, L की पावर 3, तो इसको सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया ml की पावर -3। तो ये हो गए बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, सम ऑफ एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेलोसिटी, वर्क, वॉल्यूम और डेंसिटी। अब हम देखेंगे कि नीट में या फिर किसी भी सीबीएसई में किस तरीके से डायमेंशंस के क्वेश्चंस अराइज होते हैं। एक फॉर्मूला है F इक्वल्स टू A प्लस टी अपॉन बी एक्स स्क्वायर। कोई आपको बोल देगा कि F क्या है, F गिवन है हमारे पास फोर्स, T गिवन है हमारे पास टाइम, X गिवन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमसे पूछ लेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी को अगर हम ऐड कर रहे हैं, मान लो कोई A क्वांटिटी है उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए कि इसकी जो यूनिट है और इसकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं कि हम 10 kg एप्पल ले लें और 5 लीटर मिल्क ले लें, तो इन दोनों क्वांटिटीज को अगर देखूं तो ये मास की क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये किसकी है, ये है लेंथ की, या फिर बोल सकते हैं हम वॉल्यूम है ये। तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए क्या चाहिए कि ये क्वांटिटी भी किस में होनी चाहिए, केजी में, और ये वाली क्वांटिटी भी किस में होनी चाहिए, केजी में। तभी हम दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसकी। अगर मैं बात करूं A प्लस टी की, तो इसमें जितनी यूनिट A की होगी उतनी यूनिट किसकी होगी, T की। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T। और T क्या है हमारे पास, T है टाइम, तो A का सीधा डायमेंशन क्या बन जाएगा, T। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, A इक्वल्स टू आ गया T। फर्स्ट क्लियर। सेकंड अगर बात करूं कि बी एक्स स्क्वायर, तो बी एक्स स्क्वायर को मैं डिनोट कर रहा हूं, तो इसकी क्वांटिटी क्या बनेगी। अब मेरे पास फोर्स इक्वल्स टू क्या आ गया, यहां पे इसका डायमेंशन आ गया कितना, T। टाइम का भी डायमेंशन T आ गया, A का भी डायमेंशन T आ गया, तो मैं एक बार ही रिप्रेजेंट कर दूंगा इसको। नीचे क्या है, B की वैल्यू हमको निकालनी है, ये है X क्या है डिस्प्लेसमेंट, और इसकी पावर 2 है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ होती है जिसकी पावर 2 दे रखी है, तो ये आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स की बात करूं तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू करेंगे पुट फोर्स की। तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, MLT-2। ये मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, अरेंज करना है इनकी वैल्यूज को, और मुझे पता चल जाएगा कि बी की वैल्यू कितनी बनने वाली है। MLT-2 इक्वल्स टू T अपॉन L की पावर 2 इंटू बी को मैं लेके जाऊंगा इधर और इनको इधर लेके जाऊंगा, तो B इक्वल्स टू आ जाएगा T अपॉन ML की पावर 3 T की पावर -2। L पहले से एक था, यहाँ पे जाके 2 और ऐड हो गए, तो टोटल पावर आ गई इसकी 3। इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इन वैल्यूज को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये पावर इनकी कन्वर्ट हो जाएगी नेगेटिव में। M की पावर आ गई -1, L की पावर आ गई -3,
टी की पावर यहाँ पे -2 है, ऊपर जाके प्लस का 2 और एक वहां पहले से है तो बन जाएगा प्लस का 3। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, बी की। अब हमारे पास ए की वैल्यू स्टार्टिंग में आई थी कितनी, टी। ठीक है, तो ए और बी को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि P इक्वल्स टू ax² प्लस ct की पावर 3 प्लस BAT, जहां P इक्वल्स टू प्रेशर, x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल्स टू आ गया हमारा टाइम। तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि हम ये क्वांटिटी और ये तीनों क्वांटिटीज को आपस में ऐड कर रहे हैं तो इनका क्या है, इनकी यूनिट्स होनी चाहिए हमारे पास सेम। तो जितनी पावर की यूनिट्स होगी उतनी ही किसकी होगी, ax² की। जितनी ax² की होगी उतनी किसकी होगी, ct की पावर 3 की। जितनी ct की पावर 3 की होगी उतनी होगी BAT की पावर 1 इसकी। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ या डायमेंशन ऑफ ए, बी एंड सी। तो हम स्टार्टिंग में कोई सी एक वैल्यू उठा लेंगे, जैसे कि प्रेशर उठा लिया। प्रेशर की अगर डायमेंशन की बात करूं तो प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी हमने फोर्स की यूनिट देखी थी कि MLT-2, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो L की पावर 2। तो प्रेशर की यूनिट जो बनी हमारे पास ML-1 T-2। P की जगह रखेंगे ML-1 T-2 और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे उसके सामने। तो ML-1 T-2 इक्वल्स टू ए, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लेंथ, तो L की पावर 2। यहां से ए की जो वैल्यू आई हमारे पास, ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगा यहाँ पे, तो ML-1 T-2 अपॉन L2। तो ए हमारा बन जाएगा ML-3 T-2। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका, ए का। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल गई, ML-3 T-2। फिर हम देखेंगे बी की वैल्यू कैसे निकाले। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे बी है, इसको लेंगे, पी के इक्वल कर देंगे वैल्यूज को। P इक्वल्स टू BAT था, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली ML-T-2 अपॉन L2। बी की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू कितनी निकली हमारी, ए की वैल्यू ML-3 T-2, ML-3 T-2 और टाइम के लिए T है पहले से। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ML-1 T-2 तो इधर आ गया, इस वैल्यू को ले आएंगे नीचे, तो ML-3 T-1 इक्वल्स टू B। तो M से M कैंसिल, L ऊपर जाके -3 का +3 बन जाएगा, ऊपर -1 है तो V इसकी वैल्यू बन जाएगी L प्लस का 2। T यहाँ पे -1 है, ऊपर जाके प्लस का 1 बनेगा, -2 में से प्लस का 1 बन गया तो T की पावर -1। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, B की। अब हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है C की, CT की पावर 3। तो या तो हम P के लिए रख लें, P इक्वल्स टू CT की पावर 3। दोबारा से वही कॉन्सेप्ट, ML-T-2 अपॉन एरिया के लिए L² इक्वल्स टू CT की पावर 3। इस वैल्यू को ले आओ नीचे, ML-T-2 अपॉन L² T की पावर 3 इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, C के इक्वल आ जाएगा। इन वैल्यूज को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो M की पावर तो 1 है, L की पावर बन जाएगी -1,
टी की पावर बन जाएगी -3 ऊपर जाके और -2 पहले से ही है -5। तो ये किसका डायमेंशन आ गया, ये आ गया सी का डायमेंशन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमको दिखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेसिकली डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला जो है इस कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड हो या फिर हमारे टेस्ट पेपर हो या फिर नीट वगैरह हो। ठीक है जी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, उसको बोलते हैं एरर्स। सीबीएसई ने इस साल या पिछले 1-2 साल से क्या है, इसको अपने सिलेबस से आउट कर दिया है, पर बेसिकली क्वेश्चंस हमें नीट में देखने को इसके मिल जाते हैं। एरर्स क्या होता है कि किसी भी हम क्वांटिटी को, जैसे मान लो ये कोई एक वुड का पार्ट है, लकड़ी है कोई, इसकी मेजरमेंट करने जा रहे हैं, तो हर कोई बंदा इसको मेजर करेगा तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आएगा ही आएगा। उसकी एक्चुअल मेजरमेंट में कुछ या तो एक्स्ट्रा वैल्यू आए या कुछ कम आए, तो इसी को बोलते हैं हम एरर, एरर इन मेजरमेंट। तो इन चीज़ों को जब निकालते हैं तो एरर्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी क्वांटिटी में। ये नॉर्मल होता है, सिस्टमेटिक भी हो जाता है, या बोल सकते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल एरर, या फिर एक होता है पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल की अगर बात करूं तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम देखने जा रहे हैं, अगर उसी में ही कोई एरर है, पहले से ही उसमें प्रेजेंट एरर है कोई, तो उसको बोल देंगे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे स्केल, किसी भी स्केल से मैं मेजर करूं इसको, तो उसके जो पार्टीशंस है, जो डिविजन्स है, उनमें ही डिफरेंस आए और उसकी वजह से इसको मेजर करने में कोई एरर आ रहा है, तो इस एरर को क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर मैं देख रहा हूं कि मैं किसी भी इसको वुड के पार्ट को या किसी भी पेन को या किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को मैं मेजर कर रहा हूँ किसी भी एंगल से, और मैं इसको देख रहा हूँ कि ये 0 आ रहा है या जो भी पॉइंट है, इसको इस यहाँ पे ना देख के मैं थोड़ा एक्स्ट्रा देख रहा हूँ इधर से या थोड़ा इधर से, इस टाइप के एरर्स को बोलते हैं पर्सनल एरर, जो ह्यूमन या कोई भी जो मैन है वो अपने आप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एरर्स की बात हुई है तो एरर्स दो तरीके के हो गए, पर्सनल एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। फिर बेसिकली चीजें देखी जाती है कि किसी भी 2 क्वांटिटीज को या 3 क्वांटिटीज को आपस में ऐड करते हैं तो उनके एरर्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर मैं ऐड करता हूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी भी 2 क्वांटिटीज को, तो उनके एरर्स में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो इससे पहले तो मैं देखूंगा कि एरर्स क्रिएट कैसे हुए हैं। मान लो कोई एक क्वांटिटी है जिसको मैंने 3 बार मेजर करा, x1 x2 और x3, तो हर बार उसकी रीडिंग कुछ अलग आई, x1 अलग आई, x2 अलग आई, x3 अलग आई। तो मुझे एक्चुअल में पता करना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसका निकाल लूंगा मीन। एक्स मीन निकालने के लिए तीनों क्वांटिटीज को ऐड करूंगा और डिवाइड कर दूंगा 3 से। फिर मैं देखूंगा कि एक्स मीन से x1 में कितना डिफरेंस है, x मीन से x2 में कितना डिफरेंस है और x मीन से x3 में कितना डिफरेंस है। तो इनको मैं बोल दूंगा एरर्स। जब मैंने ऐड करा मोड ऑफ x1 माइनस x मीन, तो मेरे पास जो वैल्यू आई उसको बोलूंगा एरर इन फर्स्ट। डेल x2 क्वांटिटी में x मीन से कितना डिफरेंस आ रहा है, उसी को क्या बोलूंगा मैं, उसका एरर। x3 के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, डेल x3 इक्वल्स टू x3 माइनस x मीन। ठीक है, तो ये तीनों में एरर आ गए कि पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी और तीसरी क्वांटिटी में मीन वैल्यू से कितने ज्यादा या कितनी वैल्यू कम है, वो उसका क्या बोला जाएगा, एरर बोला जाएगा। तो इनको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, जैसे x1, तो इस क्वांटिटी में इतना एरर आया डेल x1, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस माइनस डेल x1। दूसरे के लिए x2 के लिए x2 प्लस माइनस डेल x2। x3 के लिए रिप्रेजेंटेशन करनी है तो x3 प्लस माइनस डेल x3। तो ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन हुई, ये है कि क्वांटिटी और उसमें कितना एरर्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कर देंगे। अब हम क्या देखेंगे कि बेसिकली
कोई दो क्वांटिटी मान लो 2.04 प्लस माइनस 0.1, ये कोई क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल ए। इसमें क्या है, ये एक क्वांटिटी है और ये इसमें एरर की पॉसिबिलिटी है कि प्लस माइनस 0.1 का एरर आ सकता है, इसको बोल दिया सेंटीमीटर। कोई सेकंड क्वांटिटी ली बी प्लस माइनस डेल बी, इसकी वैल्यू देखो तो 5.12 प्लस माइनस 0.2, ये आ गई सेंटीमीटर में। अगर मैं इन क्वांटिटीज को आपस में ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो इनके एरर्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो मैं इनको ऐड करने जा रहा हूं, तो मान लो z इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी। तो इस टाइप इनकी क्वांटिटीज क्या होगी, 2.04 प्लस 5.12, तो रिजल्टेंट कितना आया, 0.527, 426 और 1, 7.16 आई इसकी नेट वैल्यू। पर अगर मैं एरर्स की बात करूं तो एरर्स भी क्या होंगे, डेल जेड इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी, मतलब कि 0.1 प्लस 0.2, टोटल एरर कितना आ जाएगा 0.3। इस क्वांटिटी को जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं डेल जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल्स टू 7.16 प्लस माइनस 0.3। ये आगे इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कि मैंने किसी भी दो क्वांटिटीज को जब ऐड करा तो उनका जो एरर था वो भी ऐड हो गया और जो वो क्वांटिटीज थी उनका जो मैग्नीट्यूड था वो भी ऐड हो गया। अब इन्हीं क्वांटिटीज को अगर मैं बात करूं कि इन क्वांटिटीज को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कोई एक क्वांटिटी ली मैंने 5 प्लस माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, डेल ए 5.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। कोई सेकंड क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल बी इक्वल्स टू 3.11 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है कि एक कोई क्वांटिटी है ए जिसकी वैल्यू है 5.25 और उसमें एरर की पॉसिबिलिटी कितनी है 0.01 सेंटीमीटर। सेकंड कोई क्वांटिटी है बी, उसमें एरर उसकी वैल्यू कितनी है 3.11 और उसमें एरर की पॉसिबिलिटी क्या है 0.03 सेंटीमीटर। अगर मैं इन क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करता हूं एक दूसरे से तो z इक्वल्स टू a माइनस बी, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी z इक्वल्स टू 5.25 माइनस 3.11, तो 4.1.2, ये तो आगे इसकी नेट वैल्यू। पर अगर मैं इनके एरर्स की बात करूं तो डेल z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.01 प्लस 0.03, जिसकी वैल्यू बनेगी 0.04। तो एक्चुअल में इस रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा मैं प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू 2.14 प्लस माइनस 0.04। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं किसी भी दो क्वांटिटीज को या फिर मैं ऐड करूं तो उसके एरर्स क्या हो जाएंगे, हमेशा प्लस होंगे, ऐड होंगे, और उनकी वैल्यूज जो हैं एक्चुअल वैल्यूज क्या है वो सब्ट्रैक्ट या ऐड ऑन कंडीशन के अकॉर्डिंग होंगी। सेकंड कंडीशन क्या बनती है, ये तो हो गया ऐड और सब्ट्रैक्ट का। सेकंड कंडीशन बनती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है एरर्स में जिसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर की बात करूं तो किसी भी क्वांटिटी में जैसे a प्लस माइनस डेल ए होता है, कोई दूसरी क्वांटिटी b प्लस माइनस डेल b, तो इसमें रिलेटिव एरर को मैं निकालूंगा तो रिलेटिव एरर मेरा क्या आएगा, एरर इन क्वांटिटी 1 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। इसमें निकालूंगा तो डेल b एरर इन क्वांटिटी b अपॉन वैल्यू ऑफ b। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव एरर कि एरर को हम ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव
एरर्स बोलेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड। कोई वैल्यू है जैसे a इक्वल्स टू B3 प्लस, नहीं a इक्वल्स टू b की पावर 3 C2 अपॉन d की पावर 5। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक क्वांटिटी b है, एक क्वांटिटी c है, एक क्वांटिटी d है, और हमें क्या है, नेट रिजल्टेंट निकालना है एरर का, किसमें, एक क्वांटिटी में, जो एक क्वांटिटी दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोई वैल्यू होगी, जैसे मान लो डेल वी, डेल वी क्या है, एरर इन b, डेल सी मान लो एरर इन क्वांटिटी c, डेल डी मान लो एरर इन d, और डेल ए मान लेते हैं हम टोटल एरर, जो कि किस क्वांटिटी में आने वाला है, एरर इन ए। तो हमें अगर नेट एरर निकालना है तो हमें रिलेटिव एरर के बेसिस पे एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, डेल ए अपॉन ए की तरह। ये क्या है, बी, बी में एरर कितना है, डेल बी, इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, बी। अब देखेंगे कि b की पावर कितनी है, b की पावर है 3, तो जितनी एक्सपोनेंट पावर होती है उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, उसकी मल्टीप्लाई में यूज करेंगे। फिर बीच में साइन आएगा प्लस का, फिर दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, c, तो डेल c अपॉन c, इसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आता है प्लस डेल डी अपॉन डी, डी की पावर कितनी है 5, तो हम क्या कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास सिंप्लीफाई वैल्यू आ गई 3 डेल बी अपॉन बी प्लस 2 डेल सी अपॉन सी प्लस 5 डेल डी अपॉन डी। इस तरीके से हम टोटल रिलेटिव एरर निकाल देंगे किसी भी क्वांटिटी में। यहाँ पे हमने ए ली थी, तो रिलेटिव एरर ऑफ ए निकल गया हमारा इस फॉर्मूले से। अब हमें ये देखना है कि ये डिवाइड में है तो इसकी पावर प्लस या माइनस में करनी है, नहीं, इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव ही आनी है, जो वैल्यू उस क्वांटिटी में दे रखी है, और सारी रिलेटिव एरर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नेट रिलेटिव एरर आ जाएगा किसी भी एक क्वांटिटी में। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, ये था एरर्स, जो कि नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में चैप्टर 1 हो गया है फिनिश हमारा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। थैंक यू।